नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 4 भारतीय उत्पादों पर लगाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के विरोध में उठाया कदम। मकसद है घरेलू उत्पादकों को राहत पहुंचाना। नासा का नया मिशन चर्चा में। मिशन का नाम है पेस। 2024 की शुरुआत में होगा लॉन्च। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई भी असर नहीं। चीन पूर्वी लद्दाख को मानता है अपना हिस्सा। आइए खबरों की शुरुआत करें। ईंट का जवाब पत्थर से देने का एग्जाम्पल आपको अगर अच्छी तरह से समझना है तो अमेरिका और यूरोप आपको आसानी से समझा देंगे। दरअसल जनवरी 2021 में आउटबाउंड शिपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। योजना का नाम है निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट। इस योजना से फायदा यह है कि जो भी व्यक्ति या कंपनी अपने सामान को विदेशों में निर्यात करना चाहता है या चाहती है, उसको भारत सरकार शुल्क और करों में कुछ राहत देती है। इस योजना से अमेरिका और यूरोपीय संघ के सर में दर्द हो गया और बदले के रूप में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 4 भारतीय उत्पादों पर काउंटर वेलिंग शुल्क लगा दिया है। अमेरिका ने पेपर फाइल फोल्डर्स, सामान्य मिश्र धातु एल्यूमिनियम शीट और फॉर्ज्ड स्टील फ्लूइड एंड ब्लॉक्स पर काउंटर वेलिंग शुल्क लगाया है और यूरोपीय आयोग ने कुछ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम पर काउंटर वेलिंग शुल्क लगाया है। आपको आउटबाउंड शिपमेंट, काउंटर वेलिंग शुल्क जैसे कठिन टर्म से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले समझिए आउटबाउंड शिपमेंट क्या है। दरअसल इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के 2 प्रकार हैं। दोनों लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब आपूर्तिकर्ताओं से कंपनी तक सामान पहुंचाना है, जबकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब कंपनी से ग्राहकों तक सामान पहुंचाना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, जबकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए ग्राहकों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स परिवहन और भंडारण पर केंद्रित है, जबकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स शिपिंग और डिलीवरी पर केंद्रित है। तो इन 2 प्रकार की लॉजिस्टिक्स के बीच अंतर को एक लाइन में अगर कहें तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स किसी कंपनी में सामान और सामग्री लाने के बारे में है, जबकि आउटबाउंड किसी कंपनी से सामान और सामग्री भेजने के बारे में है। एक काल्पनिक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। कश्मीर में पुलवामा में एक ओखू गांव है। यह पेंसिल बनाने के लिए देश भर में फेमस है। अब मान लीजिए कि नटराज कंपनी ने ओखू गांव को पेंसिल बनाने का ठेका दिया है। ओखू गांव पेंसिल बनाएगा और कंपनी को भेजेगा। तो ओखू से नटराज कंपनी तक पेंसिल का सफर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के तहत आएगा। और फिर अगर नटराज कंपनी इन पेंसिल को देश में या विदेशों में बढ़िया सी पैकेजिंग और लेबलिंग करके बेचती है तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के तहत आएगा। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज यानी प्रतिकारी शुल्क को। मान लीजिए नटराज कंपनी पेंसिल के बॉक्स को अमेरिका निर्यात करना चाहती है। पेंसिल के एक बॉक्स की कीमत 100 रुपये है। अब सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के तहत 20% की छूट दे दी। इस 20% की छूट को एक प्रकार की सब्सिडी मान लीजिए। अब नटराज कंपनी इस पेंसिल बॉक्स को अमेरिका में 80 रुपये में बेचेगी। और यह भी मान लेते हैं कि भारतीय पेंसिल और अमेरिकन पेंसिल की क्वालिटी लगभग बराबर है। अमेरिका में एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 100 रुपये है। अब खुद सोचिए कि ग्राहक 80 रुपये की पेंसिल खरीदेगा या फिर 100 रुपये की। जाहिर सी बात है कि ग्राहक 80 रुपये में पेंसिल खरीदेगा। ग्राहकों की इस सस्ती चॉइस से अमेरिका का घरेलू पेंसिल उद्योग बर्बाद हो सकता है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और भारी संख्या में बेरोजगारी पैदा हो सकती है। और ऐसा होने देना कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए अमेरिका की सरकार भारतीय पेंसिल पर शुल्क लगा देगी। शुल्क लगाने से अमेरिका में भारतीय पेंसिल या तो महंगी हो जाएगी या बराबर कीमत पर आ जाएगी। यह कह सकते हैं कि अमेरिका में शुल्क लगाने से पेंसिल बॉक्स को भारत में मिली सब्सिडी काउंटर हो गई। हम तकनीकी भाषा में कह सकते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज यानी प्रतिकारी शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिससे कि निर्यातकारी देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी गई सब्सिडियों की क्षतिपूर्ति हो सके। सीवीडी का मकसद किसी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और उसी उत्पाद के विदेशी उत्पादकों जो अपनी सरकारों से प्राप्त सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं के बीच समान अवसर उपलब्ध कराना है। सीवीडी विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण एक ही वस्तु के उत्पादकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में सहायता करती है।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा जल्द ही एक नया मिशन लॉन्च करने वाला है, लेकिन यह मिशन किसी दूसरे ग्रह या एस्टेरॉयड के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही ग्रह पृथ्वी के लिए है। नासा के इस नए मिशन का नाम है पेस। यह 4 शब्दों का संक्षिप्त नाम या एब्रिविएशन है। पी से प्लैंकटन, ए से एरोसोल, सी से क्लाउड और ई से इकोसिस्टम ऑफ ओशियन यानी महासागर या पारिस्थितिकी तंत्र। नासा इस मिशन के जरिए प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर रखेगा और अध्ययन करेगा। हालांकि मिशन 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है। नासा के पेस मिशन से पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में हमारी समझ और विकसित होगी। देखिए, ये कोई मामूली अध्ययन नहीं होने वाला। बेसिकली प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सेहत बताने वाले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इस मिशन में प्रकाश, एरोसोल और बादलों की परस्पर क्रिया का अध्ययन करने के लिए उन्नत पॉलीमीटर का उपयोग किया जाएगा। इससे वायु गुणवत्ता और जलवायु पर इन कारकों के प्रभाव के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। अब आइए पेस मिशन में शामिल प्लैंकटन और एरोसोल की बात करते हैं। प्लैंकटन की बात करें तो यह समुद्री और मीठे पानी के सूक्ष्म जीव होते हैं। प्लैंकटन शब्द ऐसे सभी जीवों के लिए एक सामूहिक नाम है जिनमें शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और कोइलेंट्रेट्स आदि शामिल होते हैं। ये गतिहीन होते हैं या पानी की धारा के विपरीत तैरने के लिए बहुत छोटे या कमजोर होते हैं, इसलिए हमेशा बहती अवस्था में मौजूद होते हैं। तो सवाल है कि प्लैंकटन का अध्ययन क्यों खास है? क्योंकि प्लैंकटन समुद्र और मीठे पानी दोनों पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक आधार है। यह बड़े जानवरों के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के लिए भोजन प्रदान करता है। मत्स्य पालन प्लैंकटन पर ही निर्भर है। वहीं एरोसोल हवा में बहुत छोटे कण होते हैं, जैसे धुआं, धूल, समुद्री नमक और अन्य प्रदूषक। हालांकि इनका अध्ययन करना कुछ हद तक मामूली लग सकता है, लेकिन ये कारक हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। एरोसोल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने के साथ साथ बिखेरते भी हैं। इससे ये तय होता है कि पृथ्वी की सतह तक कितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है। आपको बता दें कि पेस मिशन समुद्र के रंग का भी विश्लेषण करेगा। हर मोहल्ले में एक घर जरूर ऐसा होता है जो हमेशा कलह में भरोसा करता है। दुनिया को अगर मोहल्ला मान लिया जाए तो ऐसा कलहकारी घर चीन को मान सकते हैं। चीन है कि मानता नहीं। दरअसल हाल ही में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की आंतरिक अदालत के इस फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई भी असर नहीं होगा। चीन कहता है कि चीन ने कभी भी केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं दी। चीन कहता है कि केंद्र शासित लद्दाख का गठन भारत ने एक तरफा और अवैध ढंग से किया है। भारत की घरेलू अदालत का फैसला इस तथ्य को नहीं बदलता कि चीन भारत सीमा का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है। आपको बता दें कि जिस समय भारत ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित राज्यों में पुनर्गठन करने का फैसला किया था, उस समय भी चीन ने भारत की आलोचना की थी। आपको अगर याद हो तो भारत ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया था। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने को वैध माना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। चलिए समझते हैं कि पूर्वी लद्दाख में चीन का रुख है क्या। चीन लद्दाख के पूर्वी इलाके को अपना भूभाग बताता है। आपको बता दें कि साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई थी। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में कई जगह उन इलाकों में दाखिल हो गई थी जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है। इस घटना के बाद LAC के दोनों ओर हजारों सैनिक तैनात हैं और सीमा पर तनाव बना हुआ है। आइए ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान और OIC की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया थी। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की थी। इसके अलावा इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर चिंता जताई थी।
संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कई मंत्री अपने अपने विभाग से संबंधित विधेयक पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सांसद जो मंत्री नहीं हैं, क्या वो कोई विधेयक पेश कर सकते हैं? आइए समझते हैं प्राइवेट मेंबर और प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं। देखिए, कोई भी संसद सदस्य या सांसद जो मंत्री नहीं है उसे तकनीकी भाषा में निजी सदस्य या फिर प्राइवेट मेंबर कहते हैं, और अगर यही सांसद कोई विधेयक पेश करता है तो इसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद एक निजी विधेयक पेश कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद सरकार का ध्यान उस ओर खींचना होता है जिसे वह सांसद मौजूदा कानूनी ढांचे में कमियों के तौर पर देखता है। वह सांसद मानता है कि किसी विशेष मुद्दे पर सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की है और इसके लिए विधायी हस्तक्षेप की जरूरत है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल विपक्ष के द्वारा लाया गया है तो ऐसे विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है। आइए प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखिए, ऐसे विधेयकों का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करना संबंधित सदस्य की ही जिम्मेदारी होती है। इसे सदन में पेश करने के लिए 1 महीने के नोटिस की जरूरत होती है। ध्यान रखिए कि सरकारी विधेयक किसी भी दिन पेश और चर्चा किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल केवल शुक्रवार को पेश किए जाते हैं और उस पर चर्चा की जाती है। प्राइवेट मेंबर बिल को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। एक बार दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, जैसा कि अन्य विधेयकों में होता है। संसद के प्रत्येक सत्र में निजी सदस्य विधेयकों की संख्या 3 तक सीमित कर दी गई है। एक सवाल है कि क्या भारतीय संसद के इतिहास में कभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल कानून बना है? आपको बता दें कि 1952 के बाद से केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बन पाए हैं। 14वीं लोकसभा में पेश किए गए लगभग 300 प्राइवेट मेंबर बिल्स में से केवल 4% पर चर्चा हुई और बाकी 96% बिना किसी बहस के समाप्त हो गए। प्राइवेट मेंबर बिल जो अब तक कानून बन गए हैं उनमें शामिल हैं लोकसभा में विधानमंडल की कार्यवाही प्रकाशन का संरक्षण विधेयक 1956, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 1964 और भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 1967। आइए अब जल्दी से देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व का प्रसार और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण में देश की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है। इस मौके पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक सम्मेलन पर नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों में सहयोग विकसित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर भी सहमति बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सड़क सुरक्षा पर नई वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क यातायात से होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या में 5% की कमी देखी गई। वहीं इसके विपरीत भारत में मौतों में 15% का इजाफा हुआ है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 5 से 29 वर्ष की आयु के बच्चे और युवा सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए। हाल ही में प्रोफेसर सविता लाडेज को न्यूहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की ओर से प्रदान किए जाने वाला एक द्विवार्षिक पुरस्कार है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाता है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में जन्मे रसायन वैज्ञानिक रोनाल्ड न्यूहोम के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और 6 नए देश इनैक्ट साझेदारी में शामिल हुए हैं। इनैक्ट साझेदारी का अर्थ है एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वें सत्र में लॉन्च किया गया था COP27 में। इसे जर्मनी, मिस्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के सहयोग से शुरू किया गया था। IUCN इस साझेदारी के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है। हाल ही में लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया गया। मर्सर द्वारा जारी किए गए इस इंडेक्स में भारतीय शहर हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु को क्रमशः 153वां, 154वें और 156वें स्थान पर रखा गया है।
इस इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर वियना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और वैंकूवर कनाडा को शीर्ष 3 स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, जो जलवायु, स्कूल और शिक्षा, बीमारी और स्वच्छता मानकों, हिंसा और अपराध जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, न्यूहोम पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में यह पुरस्कार सविता लाडेज को दिया गया। यह रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की ओर से प्रदान किया जाने वाला एक द्विवार्षिक पुरस्कार है। यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। कथन 1 गलत है, कथन 1 और 2 गलत हैं, कथन 2 और 3 गलत हैं, या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा, इसरो, जाक्सा या फिर ESA? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में एसेक्विबो क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच तनाव की स्थिति है? वेनेजुएला और गुयाना, अमेरिका और मैक्सिको, चाइना और जापान, स्पेन और पुर्तगाल? सही जवाब है ऑप्शन ए, वेनेजुएला और गुयाना। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।